अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मकदम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 का सवाल और जवाब, यानी कि आपकी किताब अपनी किताब में देखेंगे। आप बताइए के अंदर तकरीबन 12 सवाल दिए गए हैं। आज हम उस सवाल को हल करेंगे, फिर उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू जो है उसको भी हल करने वाले हैं आज के सबक के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों का कमेंट ये था, वो ये कह रहे थे कि ये जो पढ़ाया जा रहा है, यानी कि जिस क्लास की तैयारी कराई जा रही है, यानी कि 12th के बच्चे, एक बच्चे का सवाल था कि ये निसाब जो है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर अंदर में ही कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो चल रहा है यानी कि अगस्त के महीने ख़त्म होते होते आपका जितना भी निसाब है, ये जो उर्दू पढ़ाया जा रहा है, एक ही क्लास के नहीं बल्कि 9 से लेकर 12 तक, ये जितना है ना, ये सब के सब क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे ना। तो घबराइए नहीं, बहुत ही ज़्यादा आपके पास वक्त मिलेगा तैयारी करने का। आप थोड़ा थोड़ा जो पढ़ाया जा रहा है बस उसको देखते जाइए, लिखते जाइए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, ठीक है ना, तो इसका PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जा रहा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चूँकि बहुत कुछ बच्चों का कमेंट ऐसा भी आया कि उनको बोर्ड पर साफ साफ नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा, जबकि जो भी वीडियो अपलोड जो किया जाता है वो काफ़ी हाई क्वालिटी में अपलोड किया जाता है, ताकि बच्चों को पढ़ने में, उनको दिखने में थोड़ी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, ठीक है ना। तो बहरहाल फिर भी जिन बच्चों को अगर परेशानी हो रही है, हम तो यहाँ पर आए हैं आपकी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन मेरे यहाँ आने के बाद अगर आपकी परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती है तो फिर ये मेरे लिए बड़ी नाउमीदी की बात है, ठीक है ना। तो जो भी आपकी सहूलतें होगी, आपकी सहूलतों का ख्याल रखा जाएगा, और आपके जो भी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों का ज़रूर यहाँ पे ख्याल रखते हुए तब फिर आपको पढ़ाया जाएगा। चूँकि आपकी ज़रूरतों का अगर ख्याल न रखा जाए, बस ऐसे ही आकर बक कर चल दिया जाए, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं हासिल होने वाला है, ठीक है ना। तो ये इब्तिदाई बातें थी जो बयान कर देना हमने मुनासिब समझा, अब तक बयान कर दिया, पेश कर दिया। बस आप पढ़ते रहिए, पढ़िए, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होइएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले नंबर सवाल में जिक्र किया है, क्या पूछा बाबू, बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है। क्या पूछा गया कि बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो उसके जवाब में जिक्र किया बागो बहार का ताल्लुक जो है वो दास्तान से है। किस सिन्फ से है, दास्तान से है। चूँकि आप जानते हैं कि 12th के अंदर, यानी कि जो पिछले माक़बल वाले चैप्टर नंबर 6 जो पढ़ाया गया था वो क्या था, दास्तान के मुतालिक पढ़ाया गया था। मीर अमन साहब का लिखा हुआ जो आपके निसाब के अंदर शामिल था बागो बहार, आपने उसको पढ़ा, ठीक है ना। तो गोया के बागो बहार का जो ताल्लुक है वो किस सिन्फ से है, दास्तान से है। सवाल नंबर 2 कहता है बागो बहार किसकी तसनीफ है। तसनीफ के माना जानते हैं, लिखना, यानी बागो बहार के लिखने वाले कौन हैं, तो उसके जवाब में जिक्र किया मीर अमन देहलवी की है। किन की है, मीर अमन देहलवी की ये तसनीफ है। समझ रहे हैं। सवाल नंबर 3 कहता है बागो बहार कहाँ लिखी गई, तो उसके जवाब में जिक्र किया फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। सवाल नंबर 4 कहता है बागो बहार किस किताब का तर्जमा है, यानी बागो बहार जो है वो किस किताब का तर्जमा है, ये तर्जमा न है, ठीक। तो उसके जवाब में जिक्र किया किस्से चार दरवेश का। किसका है, किस्से चार दरवेश का ये एक किताब है, उसी में से ये अखज़ किया गया है। समझ रहे ना, उसी का ये तर्जमा है बागो बहार। सवाल नंबर 5 कहता है बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपए का इनाम मिला था, तो उसके जवाब में जिक्र किया 500 रुपये का इनाम मिला था, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल ये है बागो बहार का सन्ने इशात बताइए, यानी सन्ने इशात का मतलब होता है कि बागो बहार जो है उसकी इशात कब हुई थी, वो कितने सन में छपकर लोगों के दरमियान में आया था। तो उसके जवाब में जिक्र किया सन्ने इशात 1804 ईस्वी है। कब है, 1804 ईस्वी में इसकी इशात हुई थी। सवाल नंबर 7 कहता है बागो बहार में कितने दुर्वेशों के वाकयात को बयान किया गया है,
तो उसके जवाब में जिक्र किया 4 दुर्वेशों के वाक़यात को बयान किया गया। कितने? 4 दुर्वेशों के वाक़यात को बयान किया गया है। सवाल नंबर 8 कहता है किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जमा की। यानी बागो बहार जैसी किताब का तर्जमा करने वाले जो मीर अमन साहब है, तो किसकी ख्वाहिश पर, किसके कहने पे? तो उसके जवाब में जिक्र किया जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर। किसकी? जॉन गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर मीर अमन साहब ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जमा की थी। उसके बाद 9 नंबर सवाल कहता है इस इक़्तिबास में किन किन मुल्कों का जिक्र है? तो उसके जवाब में जिक्र किया 3 मुल्कों का जिक्र है। एक है चीन, माचीन, उसके बाद हिंदुस्तान। समझ रहे हैं? सवाल नंबर 10 कहता है शहजादे के वालिद और मलिके सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? जैसा कि आप पढ़े हैं चैप्टर के अंदर कि मुबारक जो था वो शहजादे को लेकर मलिके सादिक के दरबार में पहुंचता है। वो इसलिए पहुंचता है कि वहाँ पे जाने के बाद इसकी वो मदद करेगा, और जो इसका मुल्क जो है जिसको इसके चाचा ने हड़प लिया है उसके हाथ से छुड़ाकर फिर इसके हवाले कर देगा, इसी उम्मीद से हो जाता है। और तो बहरहाल जब वहाँ पे जाता है तो उन दोनों के दरमियान, उसके बाप और मलिके सादिक के दरमियान जो रिश्ता था वो किस चीज़ का रिश्ता था? तो उसके जवाब में जिक्र किया दोस्ती का रिश्ता था। क्या था? ये मलिके सादिक और इसके वालिद जो थे, ये शहजादे के वालिद साहब जो थे वो क्या थे? दोनों आपस में दोस्त थे। सवाल नंबर 11 कहता है बाबू शहजादा फ़कीर को कितनी अशरफिया देता है? तो उसके जवाब में जिक्र किया 1 अशरफी देता है। कितनी अशरफिया देता है? 1 अशरफी देता है। सवाल नंबर 12 कहता है अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो उसके जवाब में जिक्र किया हिंदुस्तान से ताल्लुक़ था। जैसे कि आप जानते हैं कि ये लोग तकरीबन 7 साल भटकने के बाद एक मुल्क में पहुँचते हैं, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर क्या कहते हैं, एक अंधे फ़कीर से इन लोगों की मुलाकात होती है, शहजादे की और मुबारक अली की। तो वहाँ पे ये भीख मांग रहा था, तो उसको 1 अशरफी देता है, और 1 अशरफी लेकर वो अंधा जो है बहुत खुश होता है, अपने घर जाता है। गोया कि यही अंधा उसको उसके मुराद तक पहुँचाने के क्या होता है? ज़रिया बनता है। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो ये रहा आपके दरमियान 12 सवालात और उसके जवाबात जिसको आपने पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसके आगे मुख्तसर गुफ्तगू को हम देख लेते हैं। चलिए, तो मुख्तसर सवालात में मुख्तसर गुफ्तगू को हम देख लेते हैं। तकरीबन जब आप अपनी किताब खोल कर देखेंगे तो इसके अंदर 9 सवालात दिए गए हैं। तो सबसे पहले नंबर सवाल में कहता है सबसे पहले नंबर सवाल में ज़िक्र किया बाबू मुबारक शहज़ादे को उसके चाचा से निजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है? क्या है? मुबारक शहज़ादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है? तो उसके जवाब में ज़िक्र किया मुबारक शहज़ादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए ये मशवरा देता है कि जुनू के बादशाह मलिके सादिक के पास चलो, वह तुम्हारे वालिद मरहूम का दोस्त है। क्या मशवरा देता है? कि जुनू के बादशाह मलिके सादिक के पास चलो, वह तुम्हारे वालिद मरहूम का दोस्त है। उसके सामने मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे चचा के मज़ालिम को बयान करूँगा। मतलब ये कि तुम्हारा चाचा के जुल्म को बयान करूँगा। मुमकिन है कि वो तुम्हारे बाप की दोस्ती को याद करके एक 40वां बंदर जो बाकी बच गया है तुझे दे दे, और उसकी मदद से तेरा मुल्क तेरे हाथ में आ जाए। यानी जो बचा कुचा है जो कुछ, तो वो क्या कर ले, उसकी मदद से वो उसके ऊपर तुम्हारा कब्ज़ा हो जाए, वो तुम्हारे हाथ में आ जाए। चलो उसके पास तुम्हारे जानिब से मैं बात करूँगा, ठीक है ना। तो ये मशवरा देता है। उसके बाद सवाल नंबर 2 कहता है सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से कौन सी चीज़ें ख़रीदी? क्या पूछा? सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से कौन सी चीज़ें ख़रीदी? तो उसके जवाब में ज़िक्र किया सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से अतर, नजूर और जो कुछ मलिके सादिक के यहाँ ले जाने की खातिर मुनासिब समझा ख़रीद लिया। समझ रहे ना? मतलब उस ज़माने में जो भी चीज़ें मुनासिब समझी उसने क्या कर लिया? बाज़ार से ख़रीद लिया। सवाल नंबर 3 कहता है सुलेमानी सुरमे की क्या खूबी थी? क्या है सवाल में बाबू? सुलेमानी सुरमे की क्या खूबी थी? तो उसके जवाब में ज़िक्र किया सुलेमानी सुरमे की खूबी ये थी कि जब कोई आदमी इस सुरमे को अपने आँखों में 1-2 सलाई
दो सलाई में लगाता था तो उसको जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगती थी, जिसमें जिन्नातों और उनके सारे लवाजिमात सामने होते थे। यहाँ तक कि जिन्नात मुतहरिक और सरगर्म नज़र आते थे। सुरमा लगाने वाला उन जिन्नातों से गुफ्तगू भी कर सकता था। यानी कि यूँ कह लीजिए उसकी खासियत ही यही थी कि जो भी उस सुरमा को लगा लेता तो वो क्या कर लेता, जिन्नातों से बातें भी कर सकता था और जिन्नातों की दुनिया जो थी, जो आबाद है दुनिया, तो उसको वह आसानी से देख सकता था। ठीक है ना। सवाल नंबर 4 कहता है, मुबारक मलिक सादिक से किस मकसद के तहत मिलने, क्या कहा, मुबारक मलिक सादिक से किस मकसद के तहत मिलने के लिए गया था। तो जाहिर सी बात है, चैप्टर के अंदर भी आप पढ़े हैं तो देखिए, मुबारक मलिक सादिक से मिलने इस मकसद से गया था कि शहज़ादे को उसके चचा के जुल्म से निजात दिलाए। पहली बात तो ये कि शहज़ादे के चचा ने उसके बाप का मुल्क हड़प लिया था और अब उसकी जान मारना चाहता था। शहज़ादे की जान बचाने और उसके बाप के गज़ब किया हुआ मुल्क उसे वापस दिलाने के लिए गया था। मतलब ये था कि मलिक सादिक के पास जो गया था शहज़ादा, उस नीयत से गया था कि उसके चचा ने उसके बाप का मुल्क जो हड़प लिया था और उसको जान से मारने की जो कोशिशें कर रहा था, तो उससे क्या कर ले मदद मांगकर और उससे गसब किया हुआ मुल्क वो अपने हाथ में ले ले, वापस ले ले और फिर उससे क्या कर ले, अपनी जान की पनाह मांग ले। ठीक है ना। यानी जाहिर सी बात है, जब उसकी मदद मिलेगी तो। सवाल नंबर 5 कहता है कि शहज़ादा फ़कीर की बेटी को देखकर क्यों बेहोश हो गया था। तो उसके जवाब में जिक्र किया, शहज़ादा फ़कीर की बेटी को देखकर इसलिए बेहोश हो गया था कि एक तो वो लड़की नहायत ही हसीन व जमील थी, दूसरी बात यह कि ये वही लड़की थी जिसकी तलाश में मलिक सादिक ने उसे भेजा था। जब उसने मलिक सादिक की दी हुई तस्वीर को हाथ में लेकर उस लड़की से मिलाया तो यह वो लड़की थी जिसकी तलाश में वो 7 साल से दूर दर्द की खाक छान रहा था। चुनांचे उसके हुस्न व जमाल को देखकर शहज़ादा बेहोश हो गया। समझ रहे ना। यानी कि फ़कीर की बेटी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और मलिक सादिक की यही चाहत थी कि उस लड़की को क्या किया जाए, उसके पास लेके आया जाए, और उसकी यही शर्त थी। ठीक है ना, जैसा कि आप चैप्टर के अंदर भी पढ़े हैं। सवाल नंबर 6 कहता है कि मलिक सादिक ने शहज़ादे की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी, क्या कौन सी शर्त रखी। तो उसके जवाब में जिक्र किया, मलिक सादिक ने शहज़ादे की मदद के लिए ये शर्त रखी कि मेरा भी एक काम है, अगर तूने मेरा काम कर दिया और इसमें ज़र्रा बराबर भी ख़यानत नहीं किया तो मैं क्या करूँगा, हर तरह से तुम्हारी मदद करूँगा। इसके लिए उसने एक लड़की की तस्वीर शहज़ादे को दी और कहा कि इस तस्वीर की लड़की को खा जहाँ से भी हो, क्या करो भाई, खा जहाँ से भी हो तलाश करके, क्या कहा, तलाश करके लाओ, तब हम तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। ठीक है ना। यानी गोया कि वो तस्वीर निकाल कर अपने जेब से देता है और कहता है कि इस लड़की को जहाँ से भी हो सके तुम क्या करो, तलाश करके मेरे पास लेकर आओ। समझ रहे हैं। सवाल नंबर 7 कहता है, मलिक सादिक ने शहज़ादे को किस बात की ताकीद की थी। तो उसके जवाब में जिक्र किया, मलिक सादिक ने शहज़ादे को इस बात की ताकीद की थी कि मेरे काम को नहायत होशियारी और अमानतदारी से करेगा। ठीक है ना। चूँकि तू अभी तो नौखेज़ लड़का है, इसलिए तुझे बार बार ताकीद करता हूँ कि जज्बात में आकर कोई ख़यानत न करना, वरना तू आफत में पड़ जाएगा और तुझे मेरी मदद के बजाय बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी। अब जाहिर सी बात है, नौजवान लड़का है और इतनी खूबसूरत लड़की है, तो उम्मीदें तो थी ही इसको कि ऐसा ना हो सके कि ये क्या हो जाए, उससे ये दिल लगा बैठे और इसका दिल क्या हो, उसकी तरफ चला जाए। तो उसको बार बार ताकीदें कर रहा था कि तुम बिल्कुल भी ख़यानत मत करना, अमानत में बिल्कुल भी ख़यानत मत करना। समझ रहे ना। सवाल नंबर 8 कहता है, फ़कीर ने अशरफ़ी लेकर शहज़ादे से क्या कहा, क्या कहा बाबू, फ़कीर ने अशरफ़ी लेकर शहज़ादे से क्या कहा। तो उसके जवाब में जिक्र किया, फ़कीर ने अशरफ़ी लेकर शहज़ादे से कहा कि ए दाता, खुदा तेरा भला करे, तो शायद मुसाफिर है, इस मुल्क का बाशिंदा नहीं है, किसी ने मुझे एक कोड़ी या एक लुक़मा भी नहीं दिया। इस तरह इस फ़कीर ने शहज़ादे को बहुत सी दुआएं दे डाली। समझ रहे ना। यानी कि जाहिर सी बात है, उस अंधे
अंधे की इसने मदद की और एक अशरफी दी, और इतनी ज़्यादा उस वक्त ज़माने में एक अशरफी बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है ना। तो जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ कि आज मुझे सबसे ज़्यादा मिला है, ठीक है ना। सवाल नंबर 9 कहता है पूरे मुल्क में, क्या सवाल है भाई, पूरे मुल्क में फ़कीर की बेटी की शोहरत क्यों थी। तो जाहिर सी बात है ये तो सवाल का जवाब तो बिल्कुल इजी है। पूरे मुल्क में फ़कीर की बेटी की शोहरत इसलिए हुई कि वो अगरचे फ़कीर की बेटी थी लेकिन इस कदर खूबसूरत थी कि हुस्न जमाल में अपना सानी नहीं रखती थी। इसके अलावा नहायत सी शऊर और सलीक़ेमंद थी। इस तरह उसके हुस्न जमाल की शोहरत रफ्ता रफ्ता पूरे मुल्क में फैल गई थी। जाहिर सी बात है खूबसूरती जो है वो महलों की मोहताज नहीं होती। किसी ने बड़ी ही उम्दा जुमला लिखा है कि खूबसूरती जो होती है ना वो महलों की मोहताज नहीं होती है, बल्कि झोपड़ियों के अंदर भी खूबसूरती पाई जाती है। समझ रहे ना। इस तरह से कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर एक लड़की की तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें इस तरह के जुमले लिखे गए थे, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वो लड़की थी और जो किसी काम के अंदर लगी हुई थी। बहरहाल